अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आप सबको खुशामदीद कहूंगी और उम्मीद करती हूं आप सब लोग ही खैरियत से होंगे। प्रोग्राम के आगाज में आपको बताएं कई करंट इश्यूज हैं। कल केप टाउन में जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान, कल ही सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और भारत साल के पहले टेस्ट मैचेस के लिए आमने सामने होंगे और इसके साथ साथ विराट कोहली और 19 साल नए ऑस्ट्रेलियाई ओपनर सैम कॉन्स्टास की तू मैमा, हेड कोच गौतम गंभीर की मीडिया में आने वाली शिकस्त खुर्दा इंडियन टीम को धमकियां और बहुत कुछ। लेकिन इससे भी पहले बात करेंगे इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शामी और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की वायरल तस्वीर पर हस्बे मामूल। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज जाहिद मकसूद साहब और उनके साथ स्पोर्ट्स रिपोर्टर यूसुफ अंजुम साहब मौजूद होंगे। और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर सलीम खालिक साहब। तो तमाम ही एक्सपर्ट्स को खुशामदीद कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे सानिया मिर्ज़ा और मोहम्मद शामी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं यूसुफ साहब आपकी जानिब ही आना चाहूँगी। आप जब सानिया मिर्ज़ा की शोएब मलिक के साथ शादी हुई, एक्सप्रेस की तरफ से आप वहाँ गए इंडिया और वहाँ पे आपने ये सारी शादी कवर की और फिर उसके बाद आपने बड़ा इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनमें बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया हुआ है, कवर किया हुआ है। तो अब जो ये कंट्रोवर्सी आए दिन हम पिक्चर्स देख रहे हैं इस तरह की, आप क्या कहेंगे, ये कितनी हकीकत है इन तस्वीरों में? हिफ्जा, इंटरनेशनल मैचेस तो हम कवर करते रहे, लेकिन इंटरनेशनल शादी भी कवर करने का एजाज़ हासिल हुआ और जिस तरह से शादी का अख्ताम हुआ कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा कि दोनों जो उनके दरमियान अलहदगी हो जाएगी। लेकिन जैसा कि दुनिया की दारियाँ किस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, तो उसके बाद शामी और जो इसकी सानिया की तस्वीर सामने, उससे पहले मैं एक जिक्र करूँगा हसीन जहाँ का। ये हसीन जहाँ कौन है? ये कोलकाता की रहने वाली एक एक्ट्रेस है, मॉडल है। 2010 में इनका कोलकाता नाइट राइडर की चीफ लीडर थी और इसी दौरान इनकी मोहम्मद शामी से कुर्बत हुई। इसके बाद 2014 में दोनों ने शादी की और 2018 में दोनों के दरमियान एक बार फिर अलहदगी हो गई। इससे पहले हसीन जहाँ की एक शादी और हो चुकी थी, वो एक बिजनेसमैन से वहाँ थे शेख सलाहुद्दीन, उनके साथ वहाँ उनके वतन से 2 बच्चे थे, जबकि शामी और हसीन जहाँ के एक बेटी है। और उसके बाद जैसा कि आपको याद है कि शोएब और सोनिया की भी आपस में राहें जुदा होगी। शोएब ने तो फिर सना जवेद से अपने तल्लुकात को इस्तवार करते हुए शादी करी, लेकिन सानिया अकेली हैं। उसके बाद चूँकि शामी भी अकेले हैं और दोनों क्योंकि मुसलमान घराने हैं, तो इसलिए जो मन चले हमारे वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कोई ना कोई ट्विस्ट लाया जाए कहानी में। तो उन्होंने सोचा कि दोनों के दरमियान एक ऐसी तस्वीर वायरल की जाए जो इनसे ज़ाहिर हो कि शादी इनके दरमियान होने जा रही है। जुलाई में भी इस किस्म की तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद अब दोबारा ये गर्दिश कर रही हैं और इसमें ये AI जनरेटेड तस्वीर है, वीडियोज़ हैं, इसमें हकीकत कोई नहीं है। इस वाले से हमने उनके जो सानिया के वालिद इमरान मिर्ज़ा, उनसे भी बात हुई। उनका ये कहना है कि दोनों घरानों के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों स्टार्स के दरमियान भी ऐसी कोई कुर्बत नहीं है जिसकी वजह से शादी होने जा रही हो। इसमें कोई हकीकत नहीं है। जितनी भी तस्वीर सामने आ रही हैं वो सारी की सारी फेक हैं। तो आपको पता है कि AI का अब क्योंकि दौर है, तो इसमें जाली तस्वीर भी बन जाती हैं, जाली वीडियोज़ भी बन जाती है। तो ये भी इस किस्म का एक स्कैंडल सामने आया जिसके यकीनी तौर पर दोनों घराने हैं वो खासा उनको खिफत का सामना भी करना पड़ रहा है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया सार्फिन इन चीज़ इस तरह की जो तस्वीरों से इज्तनाब करें ताकि दोनों घरानों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो भी ना हो और दोनों खुशहाल भी रहे अपनी जगह पे। बिल्कुल, एक दूसरे की लाइफ की जो प्राइवेसी है उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के अक्सर चीज़ों का बड़ा गलत इस्तेमाल भी होता है। अब अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं और हम अगर बात करें जो मैच होने जा रही है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान, अब उसको अपने प्रोग्राम डिस्कशन का हिस्सा बना लेते हैं। सलीम खालिक साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। कहिएगा, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है केप टाउन में, आप क्या लगता है? अब से पहले हमने मैचेस देखे, हम क्या एंड पे आके बड़े रिलैक्स हो जाते हैं? शुरू में मैच पे ग्रिप होती है, जीतने लगता है कि बस अब जीत जाएंगे, मैच हाथ में है, लेकिन फिर एंड पे एक गेम टोटल चेंज हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और पिछले कुछ टेस्ट मैचेस में अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलिया में भी हम हारे, लेकिन कई जगह पे ऐसा था कि लग रहा था कि टीम की परफॉर्मेंस में कुछ बेहतरी है और शायद जीत जाएं। तो इसी तरह जो पिछला मैच हुआ उसमें भी ऐसे ही लग रहा था कि शायद पाकिस्तान का बल्कि 50% ज़्यादा चांस हो गया था कि जीत जाए, लेकिन वो ब्रेक आया, मोमेंटम टूटा और उसके बाद मैच हमारे हाथ से निकल गया। तो बहुत क्लोज मैच था। होपफुली अब ऐसा ना हो और एक
बिल्कुल डोमिनेट करे पाकिस्तान टीम। जो मैच हो रहा है केप टाउन में, वहाँ पर जैसे सलमान अली आगा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा था कि शायद स्पिनर्स को मदद मिले, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा याद करें तो पिछले साल वहाँ पर जो मैच हुआ था, वहाँ साउथ अफ्रीका को इंडिया ने 55 रन्स पर आउट किया था। 6 विकेटें सिराज ने पहली में, 6 विकेटें बुमराह ने सेकंड में, यानी फास्ट बॉलर छाए रहे थे। तो पाकिस्तान में जो एक चेंज की बात हो रही है, वो भी एक फास्ट बॉलर को ही लाने की बात हो रही है। मीर हमज़ा को पहले हम 4 पेसर्स के साथ खेले थे, अब भी 4 पेसर्स होंगे, लेकिन एक मीर हमज़ा आ जाएंगे, क्योंकि शाहीन को जो नहीं लेकर गए थे वो सबको पता है क्या हुआ था कि उनको कहा था 4 डे मैच खेलें शाहीन ने, उसमें कोई वजह थी जिसकी वजह से वो नहीं खेले। तो हमारे एक सेलेक्टर साहब की ईगो हर्ट हो गई, वो नाराज़ हो गया, उन्होंने कहा चलो तेनों सबक सिखावा, तो उनको फिर टेस्ट मैच की टीम में ही नहीं डाला, और वो इन दिनों लीग खेल रहे हैं। तो चलें, अब जो हमारे पास दस्तयाब वसाइल है उसके मुताबिक हम हिस्सा लेंगे। और बैटिंग का देखें एक इशू आ रहा है, बैटिंग ज़रा ज़्यादा जिम्मेदारी से करनी होगी। पिछले मैच में भी अगर हमने 50 रन और बनाए होते तो फिर हमारी टीम की पोजीशन इस तरह की नहीं होती और आराम से जीत सकते थे। तो गलतियां की, बहुत सारी सबक सीखेंगे, परफॉर्म करेंगे तभी बात है, नहीं तो वो बहुत हो गया कि मुकाबला तो बहुत किया, बस अब जीत के भी दिखाना है। बस ये मुकाबला तो सारी टीमें ही कर रही होती हैं, और ओपनर्स को खास तौर पर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली देखने में ये आ रहा है कि 25-30 करते हैं, 40-50 की पार्टनरशिप, उसके बाद चले जाते हैं साइम और शायन। उनको थोड़ी बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी, क्योंकि रिसेंटली टेस्ट मैचेस में आप देखें अब तो टेल एंडर भी 20-20, 30-30 रन बना रहे हैं। तो ओपनर का काम तो यही है कि बड़ी इनिंग खेले, सेंचुरी बनाए। इसी तरह बाबर आगाज़ तो लिया है उन्होंने, होपफुली यहाँ उनकी एक कोई सेंचुरी देखने को मिले। तो उम्मीदें तो बहुत हैं, देखते हैं इस पर पूरा उतर पाती है टीम हमारी या नहीं। शाहिद साहब, आप कहिएगा पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? हम देखते हैं उमूमन टेस्ट क्रिकेट एक स्लो क्रिकेट के तौर पर देखा जाता है, लोगों में ये एक तासुर है कि स्लो, लेकिन अगर हम बात करें सेना कंट्रीज़ की, तो उनकी ये स्ट्रेटेजी है कि तेज़ रन्स बनाएं ताकि जो प्रेशर है वो दूसरी कंट्रीज़ पे या अपोजिट साइड पे जो टीम है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो पाकिस्तान को भी अपनी जो टेस्ट में भी रन्स बनाने की रफ्तार है, उसकी स्ट्रेटेजी को बदलने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, बात इस वक्त रफ्तार की नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की पिचेस फास्ट हैं। केप टाउन की पिच जो है वो बहुत फास्ट है। यहाँ मैं शुएब अख्तर की बात करना चाहूँगा कि वो बता रहे थे कि सेंचुरियन में जैसे 5G की तर्ज पे क्रिकेट खेली गई, यहाँ 7G होगा, यानी जब एक विकेट गिरती है फिर 2 और 3 मुसलसल गिर सकती हैं। जब रन्स बनाने पे आते हैं तो वो भी तेज़ होते हैं। इस तरह से मेरा ख्याल है नुमान अली की जगह भी नहीं बन रही स्पेन में, और फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाएगी साउथ अफ्रीका की टीम भी और पाकिस्तान की टीम भी। लेकिन केप टाउन में ये भी बताऊँ कि आज तक 4 टेस्ट हुए, चारों हारा है पाकिस्तान। यहाँ से कोई टेस्ट नहीं जीत सका, लेकिन जाहिर है तारीख रकम करने के लिए मौके होते हैं, मैचेस होते हैं, टीम से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। साल का पहला टेस्ट है, शायद किसी ने यह भी ना सोचा होगा कि वनडे सीरीज़ पाकिस्तान क्लीन स्वीप करेगा साउथ अफ्रीका को, लेकिन क्योंकि साउथ अफ्रीका दूसरी तरफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुँच चुका है, और ये वो टीम है जो बहुत कम टेस्ट मैच जीतकर फाइनल में पहुँची है। टेम्बा बुमा ने एक बयान भी दिया था कि ये 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ नहीं होनी चाहिए, कम से कम 3 टेस्ट हों ताकि एक टीम जीते एक टीम हारे। ये सिर्फ 2 टेस्ट करना जो है ना ये बेफ़ायदा है, ये ज़्यादती है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम, जैसा अभी जिक्र भी हो रहा था, सलीम भाई भी जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान की बैटिंग पे बहुत बड़ा इन्हिसार होगा, क्योंकि एक इनिंग्स में बाबर आजम चल गए, उन्होंने 50 कर ली, एक इनिंग्स में कामरान गुलाम ने 50 कर ली। फिर अभी जो बात हो रही है, जो मीडिया ज़राए बता रहे हैं कि मीर हमज़ा को शामिल किया जाएगा, ज़ाहिर है एक चांस तो देना चाहिए, एक फास्ट बॉलर टीम के साथ गए हैं। आमिर जमाल टीम में है, जिनको हमेशा ऑलराउंडर कहा जाता है। बहुत बड़ा स्कोर वो ऑस्ट्रेलिया के बाद तो नहीं कर सके, लेकिन पिछले टेस्ट को अगर देखा जाए तो उन्होंने कप्तान से कम 1 रन ज़्यादा बनाया था। शान मसूद ने दोनों इनिंग्स में 27 बनाए, उन्होंने 28 बनाए। थोड़ा सा एज ज़रूर है आमिर जमाल को फास्ट बॉलिंग का, लेकिन क्योंकि मीर हमज़ा साथ हैं, चांस मिलना चाहिए। नसीम शाह की परफॉर्मेंस वो नहीं है जो माजी में होती है या हम तवक्को करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फास्ट बॉलर्स ज़रूरी हैं, स्पीड वाले बॉलर चाहिए, तो नसीम शाह की बजाय लगता है ऐसा है कि शायद आमिर जमाल बाहर बैठेंगे और मीर हमज़ा को शामिल किया जाएगा। सही। यूसुफ साहब, आपको क्या लगता है साउथ अफ्रीका की टीम में बोश, जो कि पहले अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं लेकिन फिर भी अभी अगले मैच में वो नहीं खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास कितना अच्छा मौका होगा? एक अच्छा प्लेयर है, वो टीम में नहीं है, क्या चांसेस लगते हैं? देखिए, एक आध खिलाड़ी के अंदर बाहर होने से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो कम्बिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है, और अपनी होम कंडीशन में तो हमेशा साउथ अफ्रीका की टीम ख़तरनाक होती है। ऊपर से केप टाउन में हम कभी टेस्ट मैच जीते भी नहीं है। 2019 में पाकिस्तान ने आखिरी वनडे वहाँ पर जीता था, उसके बाद पाकिस्तान की टीम वहाँ पर कोई मैच नहीं जीत पाई।
तो पाकिस्तान टीम को नया साल है, नया चैलेंज है और उसके साबित करना होगा कि हम साउथ अफ्रीका से कम नहीं हैं। हमारे पास अच्छे स्ट्राइकर हैं, अच्छे बॉलर्स भी हमारे पास हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी सीरीज़ के दौरान में जिस चीज़ की कमी महसूस हुई, क्योंकि ये फास्ट पिचेज़ हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी को यकीनी तौर पर इस सीरीज़ में होना चाहिए। तो उनको वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उनको आराम करवाएगा, लेकिन वो इस वक्त BPL खेलने में मसरूफ़ है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जिनको थोड़ी सी फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। शाहीन शाह अफरीदी हमारे सबसे बेस्ट बॉलर है, उनको इस सीरीज़ में होते हैं यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग में वो ज़्यादा बेहतर होती। बल्लेबाजों के हवाले से तो यकीनी तौर पर हमेशा बाहर की जो कंडीशन होती हैं, क्योंकि वो सख्त चैलेंज की हैसियत रखती हैं। अब अगर मीर हमज़ा, जिसका नाम काफ़ी अरसे से लिया जा रहा है, उसको काफ़ी अरसे से वो टीम के साथ भी हैं, उनको मौका देने की ज़रूरत है। एक नए नौजवान खिलाड़ी के साथ मैदान में उतरना कप्तान के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जब अच्छे फ़ैसले आपको करने की ज़रूरत होती, जब आपने अच्छे रिजल्ट भी लेने होते हैं, तो मेरे ख्याल में मीर हमज़ा का इंतखाब एक बेहतर चॉइस हो सकती है कल के मैच के लिए। सही। अच्छा, एक सवाल जो जाहिद साहब और सलीम साहब आप दोनों से करना चाहूँगी। सबसे पहले सलीम साहब आप जवाब दीजिए। हम बड़ी तनकीद देखी जो बाबर आजम है उनकी कप्तानी पे कि बड़ा डिफेंसिव उन्होंने कैप्टनसी की है, लेकिन अगर अब हम शान मसूद की बात करें तो क्या उनकी भी कप्तानी डिफेंसिव होती जा रही है? देखिए, पाकिस्तान में जिसको भी आप कप्तान बना दें वो फिर एक दिफाई खौल में बंद हो जाता है, क्योंकि उसको फिर अपनी पोजीशन की परवाह भी होती है कि भाई मैं इतने मैच हार रहा हूँ, मेरी अपनी परफॉर्मेंस भी ऐसी है कहीं मैं ही टीम से बाहर ना हो जाऊँ। तो फिर जब ये सोच आती है तो थोड़ा दिफाई खौल में उसको जाना पड़ता है। हालांकि जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ हुई थी उसमें शान ने बेहतर कैप्टनसी की थी, लेकिन अभी तक उनकी शिकस्तें ज़्यादा हैं और फतूहात कम है। ज़ाहिर है वही 2 फतूहात हैं, तो उनको अभी अपने आप को मनवाना है, अभी अपने आप को उनको साबित करना है एज अ बैट्समैन भी और एज अ कैप्टन भी। तो इसके लिए वो ज़ाहिर इतने ज़्यादा चांसेस ले नहीं सकेंगे। हाँ, जहाँ ऐसा हुआ कि शान ने एक कोई सेंचुरी कर दी, एक डबल सेंचुरी कर दी, पाकिस्तान ने जैसे अभी साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो उसके बाद जो शान मसूद हमें नज़र आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। बाबर का एक अलग हिसाब था। बाबर आजम जब तक कैप्टन रहे तो वो बहुत अच्छे परफॉर्मर है, उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन एक जो बड़ा मसला देखने में आया है कि दूसरे लड़कों को नहीं आने दिया गया टीम में, और अगर हम देखें तो मखसूस प्लेयर्स ही खेलते रहे। जब से बाबर बाहर हुए टीम से, एज ए कैप्टन टीम से भी बाहर हुए, फिर वापस आए और एज ए कैप्टन उनको हटाया, चाहे जो भी तर्ज हो। आप देखें हर तर्ज में नए प्लेयर्स आए हैं और टीम में फिट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सही। जाहिद इस साहब, तरह की चीजें तो देखने में आई हैं। क्या लगता है उनकी कैप्टनसी के हवाले से कैप्टन का कितना रोल होता है? अगर हम जैसा कि मैंने कहा बाबर आजम और शान मसूद की कप्तानी देखें, जाके क्रिकेट में ज़ाहिर है कैप्टन का तो एक मेजर रोल है, क्योंकि प्लेइंग 11 भी वो सिलेक्ट करता है, लेकिन मौजूदा दौर में ये तय किया गया था तो जहाँ साफ जो एक सिलेक्टर जो है शिरकत करते हैं वो भी प्लेइंग 11 के इंतखाब में शामिल होंगे। लेकिन बाबर की कप्तानी का जैसा कि आपने जिक्र किया है कि वो तो अब माजी का किस्सा बन चुका। बाबर पे बहुत बहस हो चुकी है कि बाबर को पहले बनाया गया, फिर हटाया गया, फिर दोबारा नहीं बनाया जाना चाहिए था। अब शान मसूद का जहाँ तक तल्लक है, मैं समझता हूँ कि एक ये टेस्ट है केप टाउन का टेस्ट हो, इसके बाद वेस्ट इंडीज़ के 2 मैचेज़ हैं जो मुल्तान में खेले जाएंगे, जिनके बारे में हमारे ज़राए जो बताते हैं, आज हमने न्यूज़ भी दी है कि साजिद खान की वापसी होगी और पिचेज़ फिर स्पिन बनाई जाएगी। और साजिद खान और नोमान अली ने ज़ाहिर है आपको सामने वो इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतने में अहम किरदार अदा किया था। शान मसूद के बाद ये 3 टेस्ट मैचेज़ हैं उनकी कप्तानी को देखने के लिए या उनकी अपनी परफॉर्मेंस को देखने के लिए। अगर वो बेहतर बनाएंगे तो फ्यूचर में भी कप्तान रहेंगे, लेकिन लगता ऐसा है कि अगर वो इस मेयार पर पूरे नहीं उतरते तो फिर हो सकता है वेस्ट इंडीज़ के बाद उनकी कप्तानी भी ख़तरे में पड़ जाए। ठीक है, अब हमने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से डिस्कशन जारी रखी। हम अगला टॉपिक ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो मैच होने जा रहा है उसके हवाले से भी काफ़ी हमने कंट्रोवर्सी देखी है। उनके ड्रेसिंग रूम की बातें, गौतम गंभीर जिस तरह से अपनी टीम के ऊपर काफ़ी गुस्सा किए हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच की, जिसको हमने देखा काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज रही इस मैचेस में। इंडिया के लिए एक बड़ी ज़रूरी है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। हमने इसकी काफ़ी कंट्रोवर्सीज, विराट कोहली की अगर बात की जाए, बाकायदा तौर पर ऑस्ट्रेलिया के मीडिया जो है उसने नाजेबा अल्फाज रोहित शर्मा के हवाले से, विराट कोहली के हवाले से जो है वो पब्लिश किए हैं। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जाहिद साहब, आपसे स्टार्ट करती हूँ। आप क्या देख रहे हैं अब जो मैच होने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? रोहित शर्मा को उन्होंने, वो कैप्टन है और फिर भी उनको अगर ये बात इस वक्त मीडिया में सामने आ रही है कि उनको वो टीम में शामिल नहीं करेंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? देखें, इससे पहले अमूमन पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर आया करती थी। अब जो है इंडिया के ड्रेसिंग रूम की भी बाहर आ रही हैं। ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर ने उनको डांटा, उनको डांट पिलाई। ये अलग बात है कि गौतम गंभीर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीडिया ने बहुत सारी बातें जो है वो अपनी तरफ से की हैं और वो ज़रूरी नहीं समझते उनकी वजाहत करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो ड्रेसिंग रूम में हुआ उनका, जो जिस पे इंडियन मीडिया ख़ास तौर पर शोर मचा रहा है। और जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के टेस्ट मैचेस का तल्लक है, क्योंकि इंडिया ने पहला टेस्ट जीता था बुमराह की कप्तानी में, जिसमें रोहित शर्मा ने हिस्सा नहीं लिया था। वो भारत में मौजूद थे, ताख़ीर से पहुँचे। रोहित शर्मा की अपनी परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान है और मीडिया यही कहता है कि शायद उनका आखिरी टेस्ट हो अभी जो शुरू होने जा रहा है कल, क्योंकि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अच्छी नहीं रही। दूसरी तरफ देखा जाए विराट कोहली, उन्होंने पहले मैच में सेंचुरी बनाई थी, 100 रन किए थे। इसके बाद विराट कोहली की भी परफॉर्मेंस नहीं रही। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मीडिया में डिस्कस किया गया वो सैम कॉन्स्टास और विराट कोहली की तू मैम है, क्योंकि सैम जो है एक उभरते हुए, कहना चाहिए 19 साल फास्ट बॉल ओपनर हैं और शेफील्ड शील्ड में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी इनकी। लेकिन जो साइड मैच भारत के खिलाफ खेला वो पैट कमिंस उससे मुतासर हुए, इनको ओपनिंग में लाए हैं और ओपनर में आके उन्होंने जब सराज को 2 चौके लगाए, उसके बाद वो उस्मान ख्वाजा की तरफ बढ़े तो विराट कोहली जानबूझकर आए और उनसे टकराए। इस टकराने के बाद उनकी तूतू मैम ही उस्मान ख्वाजा ने अलग किया, लेकिन ख़ुद इंडिया में भरपूर तनकीद का निशाना बनाया गया विराट कोहली को कि इतने बड़े खिलाड़ी को कम अज़ कम ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसके बरक्स जो है 19 साल कॉन्स्टास ने अलबत्ता बाद में अपने बयान में कहा कि हम दोनों से गलती हुई है, लेकिन कोहली पर नहीं। लेकिन कोहली और रोहित शर्मा शदीद तनकीद की जद में और बड़े प्रेशर में खेलेगी भारत की टीम ये आखिरी टेस्ट। सलीम खालिक साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त जितनी तनकीद की जा रही है रोहित शर्मा पर, विराट कोहली पर, इंडिया में ये मैच जीतना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है? और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटजी की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की ऐसी क्या स्ट्रेटजी है? अभी भी अगर देखा जाए तो मिचेल मार्श की जगह वो डेब्यू करवा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम सैम कॉन्स्टास के अलावा तकरीबन तमाम ही सीनियर प्लेयर्स हैं और मिचेल मार्श की जगह डेब्यू करवाना, ये डिसीजन कैसा है? देखिए, जिस वक्त आप अच्छी फॉर्म में हो, जीते हुए जा रहे हो, तो फिर तो कोई डिसीजन भी ले सकते हैं। जिस तरह जाहिद भाई ने बात की इसकी कि इंडिया की टीम की स्टोरीज नहीं आती थी, पाकिस्तान की आती थी, बिल्कुल ठीक बोला। आपको याद होगा वर्ल्ड कप के बाद जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ख़राब थी, कितनी स्टोरीज आई थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो अब इंडिया हार रहा है तो स्टोरीज सामने आती जो, लेकिन मेन मसला है वो मैं आपको बताऊँ इंडिया की टीम में, जब से गौतम गंभीर आए उनके इशूज़ थोड़े बढ़े। जीते हैं लेकिन इशूज़ बढ़े। शाहरुख खान का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि हर टीम का एक गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ। उनकी जो फिल्म थी चक दे इंडिया, हॉकी टीम में प्लेयर्स को बोलते हैं सीनियर प्लेयर जो उनके सामने थोड़ी अकड़ दिखा रही होती है। तो यहाँ गौतम गंभीर तो मशहूर है कि कितनी उनकी एरोगेंस और उनके वाकयात सब जानते हैं। यहाँ रोहित, यहाँ कोहली, सब एक से बढ़कर एक, ईगो के क्लैश हुए सबके आपस में, सब अपने हिसाब से। जैसे गौतम ने कहा, जो मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि जी आप लोग को जो गेम प्लान दे रहे हैं आप उस तरह से खेलते नहीं हैं। इन सीनियर प्लेयर्स ने कहा कि हम लोग अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, तो लड़ पड़े हैं आपस में। मसला ये इंडियन प्लेयर्स लड़ पड़े और एक उनका जो था अपने आप को सुपीरियर समझते थे, अब देखें कि वो चीज़ भी नीचे आ रही है। किस तरह क्राइंग बेबी या इस तरह के जो ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने हेडलाइंस लगाई, जो सैम के साथ जो हुआ किस्सा, जो यूँ कोनी ये कंधा मारते हुए गए कोहली, उनको कितनी इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। फिर अब जो इंडियंस ने किया, ट्रेविस हेड ने जो, चले जैसा एक नाजेबा इशारा था, ट्रेविस हेड को आप बुरा भला बोलते, उनकी वाइफ के पीछे पड़ गए इंडियंस और सोशल मीडिया पे उनकी वाइफ को नाजेबा पैगामात भेजे जा रहे हैं। तो ये सब इंडियंस की मेंटालिटी बुरा असर पड़ता है। यूसुफ साहब, आप क्या कहेंगे? प्लेयर्स स्लेजिंग कितनी बुरा इफेक्ट डालती है प्लेयर्स पर? और फिर ये कि ऑस्ट्रेलिया के बाकायदा अखबार
अखबार में पब्लिश होना, पेज पर पिक्चर्स लगना, क्राई कैप्टन और क्लाउन कोहली, इस तरह के रिमार्क्स देना? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में स्लेजिंग तो मशहूर है। जब भी वहाँ कोई टीम आती है उसको मुख्तलिफ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, और ये ना सिर्फ इंडियन टीम के साथ नहीं होता बल्कि पाकिस्तान टीम के साथ भी अक्सर होता रहा है। लेकिन इस मामले में मैं समझता हूँ कि विराट कोहली ने खासी बदमज़गी की, उनको इस तरह की, जिस तरह की उनको किंग कोहली कहा जाता है, और किंग से आप जब लोग आपको मस्खरा कहना शुरू हो जाएं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नौजवान खिलाड़ी के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करना मेरे ख्याल में इंतहाई नामुनासिब था। विराट कोहली ने भी बाद में सोचा होगा कि उनसे गलती हुई है, लेकिन चूँकि वो ख़ुद को किंग कहते हैं तो किंग वो कहता है जी मैं तो कुछ, मुझसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन ये एक बुरा वक्त आता है हर खिलाड़ी पे। अच्छा करते करते आप अचानक से आपसे कोई ऐसी हरकत सरजद हो जाती है जिससे आपको जो फैंस हैं वो भी नाराज़ होते हैं और आपका जो इमेज है वो भी ख़राब होता है। तो यकीनी तौर पर इससे सीरीज़ से ना सिर्फ इंडिया की टीम को अपने जो इख्तिलाफ़ात हैं उनके सामने आए हैं, बल्कि उनको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला होगा कि आइंदा वो चलकर किस तरह की कंडीशन में किस किस्म की वो परफॉर्मेंस देते हैं। रोहित शर्मा का आपने जिक्र किया, यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में उनका ये आखिरी टेस्ट ही हो सकता है। इसके बाद उनके लिए कुछ दरवाजे बंद हो जाएंगे, और मुझे तो ये भी दिखाई दे रहा है गौतम गंभीर की जगह नया हेड कोच भी इंडियन टीम का हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आगे आने वाले वक्तों में क्रिकेट किस तरह से और नए चैलेंजेस हैं, पाकिस्तानी जो टीम है उसका मैच है कल केप टाउन में। इसके साथ साथ जो क्रिकेट लवर्स हैं उनका पाकिस्तान के अलावा तमाम ही मैचेस पे बड़ी नज़रें होती हैं, तो उनकी ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। आज के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।